नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, बहुत बारीकता के साथ उसको देखा है और हमें उम्मीद है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत कुछ पढ़ने को मिला होगा। आइए आज शुरू करते हैं एक नए क्लास को, हिंदी गद्य साहित्य। आज की हिंदी गद्य साहित्य की पहली क्लास है और आज हम देखेंगे उपन्यास को। गद्य साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक श्रव्य और एक दृश्य। दृश्य का मतलब यह है कि जिनको हम देखते हैं और श्रव्य का मतलब यह है जिसको हम सुन सकते हैं। दृश्य में कौन से आएंगे इसको पहले देखेंगे, उसके बाद श्रव्य में कौन से आएंगे इसको देखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे उपन्यास के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले गद्य का विभाजन कर लेते हैं। आज की क्लास संख्या 1 है। हिंदी गद्य साहित्य की पहली क्लास आज होगी आपके सामने। आप लोग कम से कम 200 पेज के नोट्स ले लीजिएगा जिसमें हिंदी गद्य साहित्य को पूरा समाहित किया जा सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। सबसे पहले गद्य। गद्य इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? दृश्य और श्रव्य। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा इसमें दृश्य है, कौन सा इसमें श्रव्य है, या कौन सा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो देखने लायक जो देखा जाता है गद्य में क्या क्या है? रूपक देखा जाता है। रूपक और नाटक को भी देखा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। रूपक को देखा जाता है, नाटक को देखा जाता है, एकांकी, उपरूपक, उपरूपक, डिम्ब प्रासन, डिम्ब प्रासन, सट्टक, बीथी। गद्य में इतने चीजों को हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा? रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक, डिम्ब, प्रासन, सट्टक, बीथी। ये आप लोगों को दो में से एक याद करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ ले कि इसमें से श्रव्य साधन नहीं है और दे दे आपको रूपक, डिम्ब, प्रासन, कहानी, तो आपको चुनना होगा। और 80% बच्चे कहानी को नहीं चुनेंगे क्योंकि उनको लगता है कि कहानी देखी जाती है। ऐसा नहीं है, कहानी सुनी जाती है। और देखने में क्या, सुनने में क्या क्या आता है ये क्लियर हो गया। रूपक ये देखा जाता है, नाटक देखा जाता है, एकांकी देखा जाता है, उपरूपक देखा जाता है। रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक ये सब देखा जाता है। इसके साथ साथ डिम्ब, प्रासन, सट्टक, बीथी, चार चार के क्रम में आप लोग याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ देख लीजिए। रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक। पहले हमने क्या किया? रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक, उसके बाद डिम्ब, प्रासन, सट्टक, बीथी। आइए अब देखते हैं सुना क्या क्या जाता है। उपन्यास, उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज,
और संस्मरण, रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र के बाद डायरी आत्मकथा, डायरी आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, फीचर, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। ये सब किस में आते हैं? श्रव्य साधन में आते हैं। अगर आपसे अब कोई पूछे कि इसमें से श्रव्य साधन है या नहीं है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। आप लोग चाहे इसको श्रव्य साधन को याद कर लीजिए और चाहे दृश्य साधन को याद कर लीजिए, दो में से एक आप लोग तैयार कर लीजिए। श्रव्य साधन में कौन कौन से हैं? उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। कौन कौन से? पहले 4 के क्रम में हम देख रहे हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। उसके बाद फिर 4 का क्रम देखें, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा। संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा। और फिर 4 के क्रम में देखें, जीवनी, साक्षात्कार, फीचर, यात्रा, वृत्तांत। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। और चाहे ये 3, और चाहे इसको भी याद कर सकते हैं, रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक, डिम, प्रासन, षट्क, बीथी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे, बारीकता से। कोई भी नया बच्चा हो, आसानी से उसके समझ में आ जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है, कोई भी नया बच्चा हो या कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, पढ़ने वाले को तो समझ में आ ही जाएगा, उनको लगेगा कि सर जी ढेर सारा बकवास कर रहे हैं। लेकिन जो नया बच्चा होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि सर जी ढेर सारा बकवास कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हाँ सर जी ठीक पढ़ा है। तो गद्य को 2 भागों में हमने विभाजित किया, दृश्य और श्रव्य। दृश्य में रूपक, नाटक, एकांकी, उपरूपक, डिम, प्रासन, षट्क, बीथी। उपन्यास, श्रव्य में क्या है? उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, फीचर, यात्रा, वृत्तांत। आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उपन्यास को। तो उपन्यास कैसा साधन है? अब आप लोग बता सकते हैं कि सर उपन्यास श्रव्य साधन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए और क्वेश्चन दे दिया जाए, उपन्यास किस प्रकार का साधन है या दृश्य साधन नहीं है? दृश्य साधन में आप लोगों को 4 चीजें दे दे, नाटक, षट्क, रूपक, उपन्यास। तो आपको क्या बताना है? उपन्यास दृश्य साधन नहीं। या आपसे पूछ ले कि दृश्य साधन है उपन्यास, कहानी, डायरी, उपरूपक, तो आपको क्या बताना है? उपरूपक। चलो लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास उपन्यास, हेडिंग डाल लीजिए। उपन्यास। सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है समीप रखी हुई धरोहर। अगर इसका जो है संधि विच्छेद किया जाए, अर्थ क्या है? समीप
रखी हुई धरोहर। और ये भी कई बार पूछा गया है उपन्यास का अर्थ क्या है। समीप रखी हुई धरोहर। और इसके संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद अगर किया जाए तो होगा उपधन न्यास। उपन्यास का मतलब समीप रखी हुई धरोहर है, और अगर इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो क्या है? उपधन न्यास। आइए उपन्यास की परिभाषा को देखते हैं और उससे समझते हैं उपन्यास क्या है। सबसे पहले परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा। उपन्यास की परिभाषा। परिभाषा को हम लोग विद्वानों के मत के अनुसार देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं श्याम सुंदर दास। किसके अनुसार? श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास। इन्होंने क्या कहा है? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा। और ये किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा। सेम टू सेम, एक शब्द का अंतर नहीं है। यही कथन किसने कहा है? एबेल ने भी कहा है। तो आइए उनके हिसाब से देख लेते हैं, एबेल के हिसाब से, कि उपन्यास की परिभाषा क्या है। एबेल। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और यही परिभाषा एबेल ने भी कही है। तो आप लोग फिर लिख लीजिए यही परिभाषा दोबारा। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मैं चाहता तो एक ही बार में ये कथन करवा सकता था, लेकिन अब क्या है, अब आप लोग जब भी बुक्स को पढ़ोगे, अपनी किताब को पढ़ोगे या अपनी कॉपी को पढ़ोगे, तो इस कथन को 2 बार पढ़ोगे। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। किसने कहा? एबेल ने कहा। और किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने भी क्या कहा? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। आइए देखते हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने क्या कहा? प्रेमचंद
उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, और उसके रहस्यों को खोलना। को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। कभी कभी आपसे यहां से भी पूछ सकता है, आगे का कथन न देकर के, उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है, केवल इतना देकर के पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है? प्रेमचंद का। अगर पूरा आ गया तो आप लोगों की बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं विषय का शब्द को पकड़ करके कथन को याद करते हैं। तो कथन को एक बार फिर से देख लिया जाए। उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। ये किसने कहा है? ये कहा है प्रेमचंद ने। अभी तक हमने 3 परिभाषाएं देखी हैं। एक देखी श्याम सुंदर दास की, और दूसरी देखी एबेल की, और तीसरी देखी प्रेमचंद की। दोस्तों, मैं किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत इत्मीनान से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को जल्दी है तो कहीं और दूसरे चैनल पर वो जा सकते हैं। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। जो पढ़ो आप कंप्लीट पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ करके जाने में किसी प्रकार की बहादुरी नहीं। तो प्रेमचंद का उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना है और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लिखने के बाद अगर 1 बार या 2 बार वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। अगले हैं क्रॉस। इसका कथन है क्रॉस का। चलिए, उपन्यास से हमारा तात्पर्य, उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है। उस गद्यमय गल्प कथा से है, जिसमें वास्तविक जीवन का, जिसमें वास्तविक जीवन का
यथार्थ चित्रण होता है। जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। यह महत्वपूर्ण कथन है। इसमें समय लगता है तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूटने नहीं पाए, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। उपन्यास के बारे में क्रोस का क्या कहना है? उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्र होता है। चित्रण होता है, चित्रण गलत लिखा हुआ था, आप लोग सही लिख लीजिए। अब सही, चित्रण होता है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। कभी कभी दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती है, इसीलिए शब्द भी गलत हो जाते हैं, और कभी कभी आवाज को जो शब्द बोलने होते हैं वो शब्द में भी कमी आ जाती है, और ये हर इंसान के साथ होता है। क्रोस, उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय कल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए इस पेज को एक बार देख लेते हैं। उपन्यास दृश्य है या श्रव्य है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो उपन्यास श्रव्य है। उपन्यास को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, देखा नहीं जाता। अगर उपन्यास का अर्थ आपसे पूछे तो क्या है? समीप रखी हुई धरोहर। संधि विच्छेद कहे तो क्या है? उपधन न्यास। परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा हमने श्याम सुंदर दास की देखी। इन्होंने क्या कहा? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, और यही सेम परिभाषा एवेल ने भी कही, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उसके बाद प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जी ने क्या कहा? उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। फिर हमने देखा क्रोस को। क्रोस ने क्या कहा उपन्यास की परिभाषा के रूप में? उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और एक दो लोगों की परिभाषा को और देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने उपन्यास के बारे में क्या कहा? उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु जिसमें कथा वस्तु
चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी, मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। हमने किसके कथन को देखा? हमने देखा गणपति चंद्र गुप्त के कथन। आइए कथन को देख लेते हैं एक बार। उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। ये किसने कहा? ये कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। यदि आपसे ये कथन देकर के पूछे, कथन क्या देगा? उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपको किसका बताना है? गणपति चंद्र गुप्त का बताना है। आइए आगे देखते हैं। और ये जो अब की बार कथन लिख रहे हैं हम, जिस कथन को अब की बार हम लिख रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन किसका है? जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का, जिन्होंने पिछले वर्षों के पेपर को हल किया होगा उन्हें पता होगा कि ये कथन कई बार पिछले वर्षों के पेपर में देखने को भी मिला है। तो जैनेन्द्र का उपन्यास के प्रति लिख लीजिए। कथन क्या है? उपन्यास एक गद्यमय आख्यान, उपन्यास एक गद्यमय और इस पर जितने स्टार लगाना चाहे लगा लीजिए, 1 2 3 4 जितने स्टार लगाना चाहे लगा लीजिए। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है। यहां से इतना देकर के भी पूछ सकता है उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है। किसने कहा? जैनेन्द्र ने कहा। इसके अलावा ये भी दे सकता है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा, जिसमें मानव जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा का वर्णन रहते हैं, के वर्णन रहते हैं।
के कलीजे के वर्णन रहते हैं। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। इतना भी देकर के आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है? किसका है? जैनेन्द्र का है। इसके आगे की लाइन लिख लीजिए, पीड़ा में परमात्मा बसता है। पीड़ा में परमात्मा पीड़ा में परमात्मा बसता है। एक बार तो इतना ही आया था, पीड़ा में परमात्मा बसता है। उपन्यास के बारे में कथन किसका है? ये किसका कथन है? जैनेन्द्र का। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन में ये भी आ चुका है, जो अगली लाइन लिखेंगे, मेरे उपन्यास यहां से जो लिख रहे हैं ये भी पेपर में देखने को मिला है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन मिल चुका है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। आत्म पीड़न के साधन है। साधन है। अब आप ही बताइए, जिस जिस परिभाषा की एक एक लाइन से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है, तो क्या वो परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं? वो परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैनेन्द्र ने उपन्यास की परिभाषा को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। ये आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी परिभाषा बिल्कुल सबसे अलग है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। ये किसका कथन है? जैनेन्द्र का कथन है दोस्तों। चलिए अगला कथन देखते हैं, किसका है? अज्ञेय जी का देखते हैं। मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी। मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है। जिसमें समग्रता है। मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। उपन्यास
कहलाता है। मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। और ये कथन किसका है? ये कथन है अज्ञेय जी का। इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको देखा गणपति चंद्रगुप्त को। उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु चरित्र चित्रण संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। ये किसका कथन है? गणपति चंद्रगुप्त का। जैनेन्द्र का क्या कथन है? उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। उसके बाद अज्ञेय जी का क्या कथन है? मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आइए देखते हैं आगे। उपन्यासों का वर्गीकरण, आइए ये भी देख लिया जाए। उपन्यासों का वर्गीकरण। उपन्यासों का वर्गीकरण, तो इस उपन्यास को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में। एक और दो। पहला तो किसके अनुसार? कथानन के अनुसार। तो लिख लीजिए विषय वस्तु। विषय वस्तु या कथानक के अनुसार। कथानक के अनुसार। विषय वस्तु या कथानक के अनुसार। दूसरा लिख लीजिए शैली के आधार। शैली के आधार। कथानक के अनुसार क्या कौन सा हो सकता है? सामाजिक उपन्यास हो सकता है, ऐतिहासिक उपन्यास हो सकता है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास। तो आइए इसको लिख लेते हैं। सामाजिक उपन्यास हो सकता है जिसका कथानक समाज के ऊपर हो, वो कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास जो इतिहास के ऊपर, जो इतिहास से संबंधित हो, वो कौन सा उपन्यास होगा? ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। उसके बाद तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जिसमें ढेर सारे जादू हों। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास।
जासूसी उपन्यास, जासूसी उपन्यास जिसमें जासूसी की गई है वो कौन सी उपन्यास है? जासूसी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। समस्यात्मक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास। इन सबको हम लोग देखेंगे, कथानक के अनुसार भी देखेंगे और शैली के आधार पर भी देखेंगे। विषय वस्तु या कथानक के अनुसार कौन से हैं? सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास। अब इसमें शामिल जो कवि, सॉरी मैं कई बार रचनाकारों को कवि कह देता हूं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आप लोग इस बात को लेकर के परेशान मत होइएगा। कई बार मुझसे गलती हो जाती है कि इसमें जो कवि हैं, इसमें जो रचनाकार हैं, ऐसे मुझसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें जो रचनाकार हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। शैली के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं? वर्णात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथानक, आत्म कथात्मक, कथात्मक और जीवनी परक, जीवनी परक। इसके साथ साथ पत्रात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली पर आधारित, डायरी शैली पर आधारित, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिश्रित, मिश्रित। ठीक, आज हमने उपन्यासों का वर्गीकरण कर लिया और इसके वर्गीकरण को देख लिया। ठीक है, और आज पहली क्लास है या पहले दिन की क्लास है आप कह सकते हैं। बहुत से बच्चों ने अभी कॉपी नहीं खरीदी होगी, तो उनके लिए आज मौका है। जाइए बाजार से 200 पेज की या 300 पेज की कॉपी ले लीजिए। आज ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा करवाए हैं, 1 या 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं करवाए। तो आप लोग कॉपी ले लीजिए और आज से शुरू कर दीजिए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? उपन्यास। आइए पहले इस पेज को
रिपीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर बातें करते हैं। हम देख रहे हैं उपन्यासों का वर्गीकरण। विषय वस्तु कथानक के अनुसार देखा जाए तो सामाजिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, समस्यात्मक उपन्यास है। उसके बाद शैली के आधार पर देखें तो वर्णनात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, जीवनीपरक, पत्रात्मक, डायरी शैली पर आधारित, प्रतीकात्मक, मिश्रित। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए परीक्षा का मतलब होती ही है कि पर मतलब दूसरे की इच्छा, पर मतलब दूसरे, इच्छा मतलब इच्छा उसकी, तो दूसरे की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। तो हमें ये देखकर चलना होगा कि कहाँ से क्या पूछ सकता है। हमें ये नहीं पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से आएगा। अगर ये पता होता तो क्या करें, इतना सारा बउआ लेकर के हम लोग अपने सर पर चलते, तो उसी को पढ़ते जहां से क्वेश्चन आना है। 125 क्वेश्चन आना, तो वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाते एग्जाम देने। तो हर चीज को बहुत बारीकता से देखना है हम लोगों को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथानक के अनुसार कौन सा नहीं है या है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो नए हैं, अगर उनको इसी प्रकार की और भी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन आते रहे। क्योंकि मेरा कोई समय शेड्यूल नहीं है, मैं कभी दोपहर में डाल देता हूँ क्लास, कभी शाम को डालता हूँ। अभी तो मैं शाम को ही डाल रहा हूँ, 5 बजे से 7 बजे के बीच में। लेकिन मैं कभी कभी सुबह भी क्लास डाल देता हूँ, कभी दोपहर में भी डाल देता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि क्लास आई है कि नहीं आई। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।